पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये समझा कि इंडक्शन मशीन की इंटरनल वर्किंग कैसे होती है और अगर उस पे स्टेटर पे सप्लाई लगाएं तब किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट करती हैं, और फिर अगर रोटर पे सप्लाई लगाएं तब क्या फिनोमेना होता है। तो हमने दोनों तरह के केसेस देखे, एक तो स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर और दूसरा रोटर फेड इंडक्शन मोटर। एक को हमने इंडक्शन मोटर बोला और एक को बोला इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। अब आगे जो हम बातें करने वाले हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकल एस्पेक्ट या एनालिसिस की बातें करने वाले हैं, जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट भी देखेंगे, जिसमें ये भी देखेंगे किस तरह से टॉर्क डिराइव किया जाता है, किस तरह से पावर डिराइव की जाती है इंडक्शन मशीन के अंदर। बट वो सब बातों से पहले हम बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम के बारे में। फेजर डायग्राम, तो मैं दो चीजों का फेजर डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक तो इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, जैसे हमने सिंक्रोनस मशीन में भी देखा था, एक तो सिंक्रोनस जनरेटर का फेजर डायग्राम डेवलप किया था और एक सिंक्रोनस मोटर का। और दोनों में मैंने डिफरेंस क्या बताया था कि पहले मैंने जनरेटर का फेजर बनाया था, फिर मैंने बोला था मोटर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। तो जिस कारण से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई थी FAR, वो करंट से अपोजिट दिखा दी थी, क्योंकि करंट जब उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स डायरेक्शन में डेवलप होगी। सेम फिनोमिना हम इंडक्शन मशीन में लेके जाने वाले हैं कि अगर मोटर का फेजर डायग्राम डेवलप कर लिया तो जनरेटर का फेजर डायग्राम बनाते हुए हम क्या कहेंगे कि मोटर जनरेटर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, जिस कारण से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं फेजर डायग्राम की बात करूंगा फॉर द केस ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इंडक्शन मोटर में देखो या इंडक्शन मशीन के अंदर अपने पास दो वाइंडिंग है, एक है स्टेटर वाइंडिंग और दूसरी है रोटर वाइंडिंग। दोनों ही वाइंडिंग अपना अपना फ्लक्स बनाएंगी, तो एयर गैप में जो फ्लक्स होगा टोटल, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ द स्टेटर एंड द रोटर फ्लक्स। ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी तो दोनों ही फ्लक्स बनाती हैं, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो दोनों के रिजल्टेंट से होता है। सेम चीज इंडक्शन मशीन में होने वाली है, स्टेटर और रोटर दोनों ही अपना अपना फ्लक्स बनाएंगे और जो नेट ईएमएफ बनेगा वो दोनों के सम से बनेगा। तो एक पॉइंट लिखो, इन इंडक्शन मशीन बोथ द स्टेटर एंड द रोटर वाइंडिंग कैरी करंट and produce flux, due to which the resultant air gap flux is obtained by sum of the flux of the two windings, and this resultant flux is responsible for inducing an EMF in stator as well as rotor winding। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इसी की वजह से स्टेटर और रोटर दोनों ही वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा मत करना कि सिर्फ स्टेटर फ्लक्स की वजह से ही ईएमएफ बना दो या सिर्फ रोटर फ्लक्स की वजह से ही ईएमएफ बनाओ, क्योंकि बीच का जो एयर गैप है उसमें दोनों फ्लक्सेस पास हो रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। अब देखो, बनाते हुए फेजर डायग्राम में क्या कहता हूं कि भाई ये अपना रिजल्टेंट फ्लक्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, अब जो भी ईएमएफ बनेगा वो इससे 90 डिग्री लैगिंग बनेगा, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये हुआ E1, E1 माने स्टेटर, और ये हुआ E2 माने रोटर। अब मैंने E2 छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि इंडक्शन मशीन में जनरली ज्यादा नंबर ऑफ टर्न स्टेटर पे होते हैं एज कंपेयर टू द रोटर। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। इन एन इंडक्शन मशीन rotor number of turns are usually less than stator number of turns, due to which magnitude of rotor EMF is less than the magnitude of stator EMF।
अब रोटर में जब ईएमएफ बन गया E2 तो क्या होगा, रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा I2। लेकिन रोटर की जो वाइंडिंग है या जो कॉइल है उसमें क्या क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस होगा, उसमें लीकेज रिएक्टेंस होगा। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से रोटर वाइंडिंग का करंट ईएमएफ से लैग करता है। तो एक पॉइंट लिखना, व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रोटर due to short circuited rotor winding, current flows in the rotor winding, and since the winding consists of resistance and reactance, the rotor current will lag the rotor EMF by a certain angle। अब कितने एंगल से लैग करेगा, tan इनवर्स x2 by r2। ठीक है, आगे चल के इस पे और डिटेल में हम देखेंगे, अभी के लिए tan इनवर्स x2 by r2 इतने से लैग करेगा रोटर का करंट। अब ये जो I2 है इसी के सेम फेज में बनेगा रोटर का फ्लक्स, दैट इज phi2। तो phi2 आएगा सेम फेज में। तो एक पॉइंट लिखो, द रोटर फ्लक्स phi2 will lie in the same phase as the rotor current। अब मैंने क्या बताया, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये स्टेटर और रोटर से मिलकर के बना है, तो मैं यहां लिख देता हूं phi r is actually phi1 plus phi2। यानी phi r में से अगर phi2 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो phi1 बन जाएगा। phi2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए phi2 से उल्टा बना दो, ये आ गया phi2। तो ये जो आएगा दैट विल बी phi1, और ये भी कितने से घूम रहा होगा, ns से। अब बात आती है टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। मैंने सिंक्रोनस के अंदर भी एक बात बोली थी, जब कभी टॉर्क निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना कि रोटर फ्लक्स ट्राइज टू कैच द स्टेटर फ्लक्स। अगर रोटर का फ्लक्स स्टेटर के फ्लक्स को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर टॉर्क लगेगा ऐसे। ठीक है, दैट इज TEM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें लिखना, द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन दैट द रोटर फ्लक्स ट्राइज टू कैच द स्टेटर फ्लक्स। और टॉर्क में हम प्रोपोर्शनैलिटी क्या जानते हैं कि कोई भी दो फ्लक्स ले लो और उनके बीच का साइन ऑफ एंगल। तो मैं कौन से दो फ्लक्स ले रहा हूं, रिजल्टेंट और रोटर, कोई भी दो ले सकते हो, स्टेटर रोटर ले सकते हो, रिजल्टेंट रोटर ले सकते हो, स्टेटर और रिजल्टेंट ले सकते हो। ये चीज मैंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में बताई थी, कोई भी दो फ्लक्सेस इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। फाई आर और फाई 2 के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा 2, यानी फाई आर फाई 2 कॉस थीटा 2। और इसीलिए हमने बोला था मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा 2 को मिनिमाइज करना है, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क के लिए, और आइडियली थीटा 2 0 होना चाहिए, या ये कह दो रोटर की वाइंडिंग में लीकेज रिएक्टेंस होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, रेजिस्टिव। तो ये भी लिख लेना, टू मैक्सिमाइज द टॉर्क थीटा 2 शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल and ideally theta 2 should be 0, which is only possible if the rotor winding is purely resistive and its leakage reactance is 0। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर होती है। इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम क्लियर है, क्योंकि एक बार जो है ना ईएस के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आया था, फेजर डायग्राम देके पूछ लिया था कि पहचानो ये कौन सी मशीन है। तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए, फेजर डायग्राम रिजल्टेंट फ्लक्स से चालू करते हैं, ईएमएफ बनाते हैं, I2 बनाते हैं, phi2 बनाते हैं, रिजल्टेंट और phi2 की मदद से बनाते हैं स्टेटर फ्लक्स। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटर फ्लक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे।
इसीलिए इंडक्शन मशीन को जो है ना ट्रांसफार्मर से भी कंपेयर करते हो। ट्रांसफार्मर के कोर में भी जो नेट फ्लक्स होता है वो प्राइमरी माइनस सेकेंडरी ही होता है, ठीक है। अब वो अलग बात है, ट्रांसफार्मर में हम ये कह देते हैं नेट फ्लक्स कांस्टेंट रहता है कि जितना भी सेकेंडरी बनाए उसको कैंसिल करने के लिए प्राइमरी अपना फ्लक्स जनरेट कर लेती है, लेकिन हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स कोर के अंदर प्राइमरी माइनस सेकेंडरी होता है। ऐसे यहां स्टेटर प्लस रोटर होता है, ठीक है। अब जनरेटर की बात करता हूं। ये तो बात हुई इंडक्शन मोटर की, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर में क्या डिफरेंस करोगे, जैसे सिंक्रोनस मशीन में किया था। सिंक्रोनस मशीन में हमने क्या डिफरेंट किया था कि जब जनरेटर से मोटर की तरफ मैं गया था तो मैंने क्या कर दिया था कि करंट तो सेम तरह से बनाया था, बट उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को पलट दिया था, क्योंकि जब वाइंडिंग के अंदर करंट उल्टी डायरेक्शन में बहने लगेगा तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। तो सेम बात अब मैं करने वाला हूं फॉर द केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर। तो मैं यहां तुमसे सेम ही चीज कह रहा हूं कि मोटर का फेजर हमें पता है, उससे जनरेटर का फेजर डेवलप करेंगे कैसे। सबसे पहले शुरुआत में कौन सा फेजर बनता है बताओ। सबसे पहले बनता है रिजल्टेंट फ्लक्स वाई आर, उससे 90 डिग्री लैगिंग बनता है E1 और E1 से छोटा होता है E2। इसका रीजन मैंने बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स रोटर वाइंडिंग में कम होते हैं और EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो EMF भी कम होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि E2 से जो करंट आएगा I2 वो कुछ एंगल लैग करता है, I2 लैग्स बाय एन एंगल θ2। θ2 कितना है, tan इनवर्स x2 by r2। अब इसके बाद हमने क्या किया था, I2 के सेम फेज में φ2 बना लिया था, यानी रोटर का फ्लक्स। अब क्या कहोगे, जबकि ये जनरेटर है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, तो रोटर का फ्लक्स उल्टा बनाओ। ये बना अपना φ2, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखना, इन एन इंडक्शन जनरेटर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वाइंडिंग is reversed as compared to an induction motor, so the flux developed by rotor current will now be in opposite direction to the current। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में आएगा। अब हमने क्या लिखा था कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फाई आर, ये रिजल्टेंट है φ1 और φ2 का। जब ये φ1 और φ2 का रिजल्टेंट है, φ1 निकालना है तो φr में से φ2 सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए φ2 से उल्टा बनाओ, तो यहां से क्या बनेगा, ये φ1। रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं और टॉर्क हमेशा ऐसे बनेगा दैट द रोटर एमएमएफ और रोटर फ्लक्स ट्राइज टू कैच द स्टेटर फ्लक्स। तो टॉर्क बनेगा इस टाइप से। अब देखो, टॉर्क इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और ये तो जनरल प्रिंसिपल ही है एक जनरेटर का कि जो भी टॉर्क बनता है वो रोटेशन से अपोजिट ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम मूवर टॉर्क को अपोज करता है। बात समझ रहे हो? मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क सपोर्ट्स द रोटेशन, बट इन जनरेटर डेवलप्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोजेस द रोटेशन। तो इसमें लिखना, as can be seen, the direction of torque is such that rotor flux tries to catch the stator flux, but it is opposite to the direction of rotation, which is generally the case for a generator. Next point, in a motor, developed torque supports the rotation, whereas in a generator, prime mover torque supports rotation and developed torque opposes rotation। ठीक है, तो इसीलिए डेवलप्ड टॉर्क प्राइम मूवर टॉर्क से अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? अब ऐसे ही देखो, टॉर्क की बात यहां भी कर लो।
अब ये जो एंगल है थीटा 2 का, सॉरी फाई 2 का, ये थीटा 2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2। अब मैं कहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा, मैंने अभी भी बताया था, कोई भी दो फ्लक्स उठा लो और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, अब की बार दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा 2, तो टॉर्क अभी भी बन रहा है फाई आर फाई 2 कॉस थीटा 2। तो मैं ये कहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है दैट इज फाई आर फाई 2 साइन 90 प्लस माइनस थीटा 2, प्लस होता है मोटर के केस में और हमने देखा माइनस होता है जनरेटर के केस में। तो इस तरह से फेजर डायग्राम से टॉर्क के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट जैसे सिंक्रोनस मशीन में ज्यादा कॉमन जनरेटर है तो पहला फेजर जनरेटर का बनाते हैं और उससे उल्टा बनाते हैं मोटर का। इंडक्शन मशीन में ज्यादा कॉमन मोटर है तो रेफरेंस मोटर को लेके चलते हैं और उससे अपोजिट किसका बनाते हैं, जनरेटर का। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन है इन केस ऑफ सिंक्रोनस एंड इंडक्शन। ये बात क्लियर हुई अच्छे से। अब इसके बाद देखो मैं बात करने वाला हूं इक्विवेलेंट सर्किट की, कि किस तरह से इंडक्शन मशीन का सर्किट बनेगा जिसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। देखो कोई भी मशीन उठा लो, चाहे ट्रांसफॉर्मर, चाहे डीसी, चाहे सिंक्रोनस, चाहे इंडक्शन, हर मशीन को हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट में शो करना पड़ता है। अगर नहीं शो कर पाते तो उसका एनालिसिस कभी परफॉर्म नहीं होगा। तो हम किस पे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टू इक्विवेलेंट सर्किट। अब सबसे पहले मेरा इसमें फोकस रहेगा रोटर वाले पार्ट पे, ठीक है, बाद में मैं स्टेटर की बात करूंगा, क्योंकि इंडक्शन मशीन में जो डिफरेंस आ रहा है ट्रांसफॉर्मर से वो मेनली रोटर की तरफ आ रहा है। तो पहले हम बात कर रहे हैं रोटर की। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि दो कंडीशंस के बारे में बात की जाती है। पहले हम बोलते हैं कि स्टैंड स्टिल की बात करो। स्टैंड स्टिल माने जहां पे कि रोटर रुका हुआ है। स्टैंड स्टिल मीन्स इट इज स्टैंडिंग स्टिल, इट इज नॉट मूविंग, और यू कैन से रोटर स्पीड इज 0। अब मैंने स्लिप की डेफिनेशन पहले ही बताई थी, ns माइनस एनआर बाय ns। अगर nr 0 है तो ये स्लिप हो गई 1। ठीक है, अब ईएमएफ कैसे निकालोगे, अगर स्लिप 1 है तो रोटर पे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एसएफ, तो ये हो जाएगी एफ। और यहां एफ क्या होता है, एफ इज द स्टेटर फ्रीक्वेंसी। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का मत सोचना, मैं नॉर्मल इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूं। तो स्टेटर पे अगर एफ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं तो रोटर पे आती है एसएफ। तो मैंने बोला स्टैंड स्टिल पे जब स्लिप 1 है तो रोटर पे आने वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ। अब हम ईएमएफ क्या जानते हैं, E2, क्या फॉर्मूला होता है, 4.44 एफ रोटर रखोगे यहां पे, वो तो एफ आ रहा है, एफ रोटर इज इक्वल टू एफ N2 फाई एम KW2। ठीक है, तो ईएमएफ का सीधा फॉर्मूला मैंने सिंक्रोनस से उठा लिया, क्योंकि वाइंडिंग की जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ सिंक्रोनस मशीन। तो एक पॉइंट लिखना, सिंस द वाइंडिंग ओरिएंटेशन in induction machine is similar to synchronous machine, the expression of induced EMF can be directly taken from synchronous machine। अब यहां KW2 क्या है, KW2 का मीनिंग भी लिख लेना, KW2 is winding factor of rotor। रोटर का वाइंडिंग फैक्टर है KW2। ठीक है, ये ईएमएफ आया। अब हम कहते हैं कि जब ये मोटर चलने लगेगी अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है, अभी मेनली मैं मोटर की ही बात कर रहा हूं, जनरेटर की नहीं। अंडर रनिंग कंडीशन क्या होगा, एनआर विल बी ग्रेटर देन 0, तो स्लिप
ns minus nr by ns, this will be less than 1. तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो है sf which will be less than f, क्योंकि स्लिप 1 से छोटी है। तो अब रोटर पे कितना ईएमएफ आएगा? 4.44। रोटर पे फ्रीक्वेंसी हो गई sf n2 phi m kw2, यही बनेगा ईएमएफ। अब देखो दोनों ईएमएफ में क्या फर्क है? स्टैंड स्टिल और रनिंग कंडीशन में एक s का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है रनिंग कंडीशन में, इसीलिए मैं यहां ये कह देता हूं कि ये जो E2 डैश है ये बन जाता है s E2। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखो, when the motor is running at a slip s, the induced EMF in rotor winding is scaled by a factor of s as compared to the standstill condition, as compared to the standstill condition। तो ये तो बात रही भाई ईएमएफ की। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, रोटर के सर्किट में दो कंपोनेंट और होते हैं, एक तो वाइंडिंग में ईएमएफ बनेगा और वाइंडिंग के साथ दो पैरामीटर और जुड़े होंगे, उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और उसकी लीकेज रिएक्टेंस। तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं लीकेज रिएक्टेंस की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर द केस ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। अब अगर देखो स्टैंड स्टिल की बात की जाए तो x2 क्या होता है? 2 पाई f L2। मैंने f क्यों रखा? क्योंकि स्टैंड स्टिल में रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी कि f। और जब रनिंग कंडीशन पे आ जाओगे तो मैं कहता हूं अब कितनी हो जाएगी? अब रोटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी sf L2। अगेन देखो डिफरेंस क्या आ गया कि एक s का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, तो x2 डैश इज s x2। ये बात क्लियर हुई? अब एक पॉइंट और लिखो, अंडर रनिंग कंडीशन द रोटर फ्रीक्वेंसी is scaled by a factor of s due to which all the parameters that are directly proportional to frequency such as EMF and reactance are also scaled by a factor of s। देखो मेनली फर्क क्या आया कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में फ्रीक्वेंसी थी f, रनिंग कंडीशन में वो हो गई हमारे पास sf। ठीक है, तो जो कोई पैरामीटर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आने वाला था उसमें भी एक s का फैक्टर आ गया, जैसे ईएमएफ में और रिएक्टेंस में। अगला पॉइंट लिखो, वी कंसीडर द रेजिस्टेंस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द frequency, hence the rotor resistance remains same under standstill as well as running condition। ठीक है, रोटर का रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अब बात यह आती है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मिला के बनेगा अपने पास इंपीडेंस। इंपीडेंस बनने वाला है। इंपीडेंस अगर बनेगा तो Z2 को कैसे लिखोगे? R2 प्लस J X2। ये तो किस में हो गया? स्टैंड स्टिल कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में क्या डिफरेंस आएगा? इसको लिखोगे R2 प्लस J, रिएक्टेंस बन जाती है S X2, दैट इज अंडर रनिंग कंडीशन। ये बनेगा। तो Z2 को अगर मैग्नीट्यूड और एंगल में लिखोगे तो R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर एंगल tan इनवर्स S X2 बाय R2। ये वही एंगल है जिसको हम θ2 कहते हैं, तो θ2 हो गया tan इनवर्स S X2 बाय R2। ठीक है, अभी मैंने ये बताया था ना रोटर का करंट जो लैग कर रहा था वो tan इनवर्स X2 बाय R2 से कर रहा था। जब मोटर चलने लगेगी तो वो लैग करेगा tan इनवर्स S X2 बाय R2 से। ठीक है,
अब एक पॉइंट लिखना, सिंस द रोटर कंडक्टर्स आर ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड, द रोटर सर्किट only contains induced EMF, comma, rotor resistance, comma, leakage reactance। तीन ही चीजें आने वाली हैं। तो देखो I2 अगर लिखोगे, क्या लिखोगे? E2 बाय रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये किस में लिखोगे? इन केस ऑफ स्टैंड स्टिल कंडीशन। लेकिन रनिंग कंडीशन में क्या करोगे? ईएमएफ हो जाता है SE2, रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिएक्टेंस हो जाती है SX2। कहने का मतलब देखो, ये जो मैंने अभी लाइन लिखवाई है ना कि ईएमएफ आता है, रेजिस्टेंस आता है, रिएक्टेंस आता है, इसका मतलब ये है कि पूरे सर्किट में एक तो ईएमएफ का सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक रिएक्टेंस है, आगे वो शॉर्ट सर्किट है। तो करंट कैसे निकालोगे? ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंपेडेंस। तो मैंने बस E बाय Z कर रहा हूं। अब इसमें देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से अगर S कॉमन निकाल लोगे तो S तो कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा? R2 बाय S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, और एंगल इसका क्या रहेगा? ईएमएफ बाय इंपेडेंस करोगे तो एंगल नेगेटिव में चलेगा। क्यों? ईएमएफ का एंगल मान लो 0, इंपेडेंस का एंगल है θ2, तो 0 अपॉन θ2 कितना होगा? माइनस θ2। इसको ऐसे लिख लो, X2 बाय R2 बाय S, यहां लिखते माइनस tan इनवर्स SX2 बाय R2। यानी एंगल तो सेम ही है, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, बस हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से स्लिप कॉमन लिया है। अब ये लगेगा यार ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों हम स्लिप कॉमन लें? ये चीज अभी आगे चल के समझ आएगी कि मैंने स्लिप क्यों कॉमन लिया है। देखो, पहले स्लिप के साथ कौन कौन चेंज हो रहा था? ईएमएफ और रिएक्टेंस। अब स्लिप के साथ कौन चेंज हो रहा है? बस रेजिस्टेंस। तो इसमें लिखना, if slip is taken common from numerator and denominator, then EMF and reactance become independent of the slip and the rotor resistance becomes a function of slip। ठीक है, स्लिप पे वो डिपेंड कर जाएगा। अब देखो, अगर रोटर के सर्किट की बात करें इतनी सब इंफॉर्मेशन के बाद, तो मैं कहता हूं स्टैंड स्टिल कंडीशन कैसी होगी? एक ईएमएफ होगा E2, फिर आगे एक रेजिस्टेंस होगा R2, और आगे एक रिएक्टेंस होगी X2। यही होगा स्टैंड स्टिल, और इसमें करंट बहेगा I2। अब आ जाओ रनिंग कंडीशन पे। रनिंग कंडीशन पे हम क्या जानते हैं? सबसे पहली बात कि जो जो फैक्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं वो स्लिप की वजह से चेंज हो जाते हैं। तो यहां ईएमएफ हो जाता है अपना SE2, रेजिस्टेंस तो रहता है R2 और रिएक्टेंस होती है SX2। करंट दिखा देते हैं I2 डैश। लेकिन अभी मैंने देखो जो एक और इक्वेशन तुम्हें समझाई, उसमें मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से अगर स्लिप कॉमन ले लो तो करंट सेम रहता है। तो उस केस में सर्किट कैसा दिखता है कि देखो, ईएमएफ हो जाता है वापस से E2, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, रिएक्टेंस हो जाती है वापस से X2, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फिर स्लिप के साथ वेरी करने लगता है R2 बाय S। समझे? करंट आ जाता है सेम I2 डैश। ये चीज क्लियर हुई? मैंने रेजिस्टेंस वेरिएबल क्यों दिखाया? क्योंकि जैसे जैसे मोटर की स्पीड बदलेगी वैसे ही उसकी स्लिप चेंज होगी, और स्लिप चेंज होने से रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा।
तो इसमें लिखना रेजिस्टेंस इज शोन एज अ वेरिएबल in equivalent circuit because as the speed of motor varies, the slip also varies, by which the effective rotor resistance changes. The effective rotor resistance changes. अब देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि रनिंग कंडीशन में मुझे ये बताओ रोटर में कितनी पावर जा रही है, ठीक है, रोटर में कितनी पावर जा रही है और रोटर में पावर कहां से जाएगी, स्टेटर से। तो मैं कहता हूं पर फेज पावर इनपुट फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, स्टेटर से रोटर तक कितनी पावर पर फेज फ्लो करेगी। अब ये कैसे निकालोगे, इसको बोलते हैं पीएजी और कॉल्ड एज एयर गैप पावर। बहुत जगह जो है ना पीजी भी लिखा मिलेगा, बट हम लोग बोल रहे हैं पीएजी। अब बात है एयर गैप पावर क्यों बोला। सिंपल सी चीज सोचो, जो भी पावर स्टेटर से रोटर जा रही है, मैंने बोला था ये मशीन ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है। जैसे ट्रांसफार्मर में पावर प्राइमरी से सेकेंडरी जाती है, ऐसे ही इंडक्शन मशीन में पावर स्टेटर से रोटर जाती है। लेकिन स्टेटर से रोटर जाता हुआ रास्ता किससे गुजरता है, एयर गैप से। तो इसीलिए हम कहते हैं वो पावर है जो एयर गैप से फ्लो करेगी। कहां फ्लो करेगी, फ्रॉम स्टेटर टू रोटर। तो इसमें लिखना since the power flowing from stator to rotor passes through the air gap, such power is called as air gap power। ठीक है, एयर गैप पावर हो गई। अब एयर गैप पावर रियल पावर कैसे लिखोगे, लास्ट वाला सर्किट देखो, E2 I2 डैश cos थीटा 2। E2 तो E2 है, I2 डैश की इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, E2 डैश सॉरी E2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर R2 बाय S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। cos थीटा 2, किसी भी सर्किट का cos थीटा क्या होता है, R बाय Z। एक RL सर्किट का यही होता है ना, R बाय Z भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो क्या हो गया ये, E2 स्क्वायर R2 बाय S, ये अंडर रूट ए, तो A बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R2 बाय S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो ये हो जाती है अपनी एयर गैप पावर, जो किससे जा रही है, विच इज फ्लोइंग फ्रॉम स्टेटर टू द रोटर। या इसका एक और तरीका लिखने का ये भी होता, सीधा एक आरएल सर्किट में जो रियल पावर होती है वो रेजिस्टेंस की होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, I2 डैश का स्क्वायर R2 बाय S। सीधी बात है भाई, आरएल सर्किट में रिएक्टेंस तो लेगी रिएक्टिव पावर, रेजिस्टेंस क्या लेगा, रियल पावर। तो रेजिस्टेंस की पावर कैसे निकाल सकते हो, सिंपली I स्क्वायर R। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, द एयर गैप पावर कैन बी कंप्यूटेड as the real power input to the rotor circuit, which means the real power dissipated across the resistance R2 by S। ठीक है, R2 by S की जो पावर है वही हमारी एयर गैप पावर है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं रोटर कॉपर लॉस की मैं बात करूं, रोटर कॉपर लॉस की अगर बात करोगे, तो रोटर में करंट है I2 डैश और रोटर का रेजिस्टेंस है R2। तो कॉपर लॉस बने I2 डैश स्क्वायर इंटू R2, यही बनेगा। अब रोटर में जो इनपुट पावर है वो है I2 डैश स्क्वायर R2 बाय S। S अगर 1 से छोटा है तो इनपुट पावर I2 स्क्वायर R2 से बड़ी है। तो हम क्या कह रहे हैं, एयर गैप पावर विच इज I2 डैश स्क्वायर R2 by S, or you can say PCU by S is greater than
PCU, सॉरी स्लिप इज लेस देन 1। स्लिप 1 से छोटी है, इसीलिए इनपुट पावर लॉसेस से बड़ी है। तो बात यह आती है, रोटर में जो पावर जा रही है वो लॉसेस से तो बड़ी है, बट बाकी पावर गई कहां? मान लो रोटर में इनपुट गया 1000 वॉट, जिसमें से लॉसेस थे 200 वॉट, तो ये 800 वॉट कहां जाती है? तो हम ये कहते हैं, पहली बात तो देखो, PCU इज S टाइम्स PAG। अब हम कहते हैं जो PAG इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस है, दिस इज मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, यानी ये वो पावर है जो रोटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। देखो, स्टेटर से रोटर जो पावर गई वो एयर गैप से गई, वो थी एयर गैप पावर। इसमें से कुछ पावर रोटर ने डिसिपेट करा दी, अब बची हुई पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? शाफ्ट में या मैकेनिकल पावर में। इसीलिए बची हुई पावर को कह दिया मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। तो मैकेनिकल पावर क्या हो गई? PCU की वैल्यू डाल दो। ये बात क्लियर हुई? तो इंडक्शन मशीन में जो भी पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, दैट इज PAG 1 - S। तो देखो, हम क्या कहते हैं, स्टेटर से रोटर जो पावर जा रही है वो कौन सी है? PAG। और ये पावर है इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये दो पावर्स में डिवाइड हो गई, SPAG जो कि इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट था, और 1 - SPAG जो कि इसका मैकेनिकल पार्ट था। ठीक है, ये पावर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है, एज्यूम इंडक्शन मशीन टू बी लॉसलेस। इसमें धोखा मत खा जाना कि एयर गैप की सारी पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, नहीं, लॉसेस हो या नहीं, ठीक है, मशीन कैसी भी हो, मैकेनिकल पावर हमेशा होती है 1 - S PAG। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं भाई इंडक्शन मशीन में कितनी पावर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल गई, तो तुम हमेशा बोलोगे बिना सोचे 1 - S PAG। इतनी पावर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाती है, और उसका इलेक्ट्रिकल पोर्शन कितना होता है एयर गैप पावर का? SPAG। ये बात मेरी क्लियर हुई? अब देखो, स्टेटर से जो पावर आई रोटर पे वो है एयर गैप पावर, उसमें से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कितनी हुई? SPAG। और मैकेनिकल में कितनी कन्वर्ट हुई? 1 - SPAG। अब देखो, अगर मैं कहूं डेवलप्ड टॉर्क निकालना है, डेवलप्ड टॉर्क निकालना है, तो डेवलप्ड टॉर्क कैसे निकालते हो? डेवलप्ड पावर बाय स्पीड। डेवलप्ड पावर है जो मैकेनिकल में गई है 1 - SPAG, और स्पीड, रोटर की स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था NS 1 - S, लेकिन इधर ओमेगा में रखना है, ओमेगा R कर दो। ओमेगा R होगा 1 - S ओमेगा S इक्वल टू एयर गैप पावर बाय ओमेगा S। तो देखो, टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं, या तो डेवलप्ड पावर को डिवाइड कर दो तुम किससे? रोटर की स्पीड से, या एयर गैप पावर को डिवाइड कर दो सिंक्रोनस स्पीड से। तो इसमें लिखना, द डेवलप्ड टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स, आइदर बाय डिवाइडिंग द मैकेनिकल डेवलप्ड पावर बाय रोटर स्पीड, और बाय डिवाइडिंग द एयर गैप पावर बाय सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, टॉर्क निकालते वक्त जो पावर लोगे वो 3 फेज की लोगे। अभी तो हमने जो पावर ली है वो पर फेज ले रहे हैं ना, देखो मैंने हेडिंग में भी लिखवाया था पर फेज, लेकिन जब कभी टॉर्क में जाओगे तो 3 फेज की ही पावर लोगे। टॉर्क पर फेज जैसी कोई चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि टॉर्क मैकेनिकल डोमेन में है, और मैकेनिकल डोमेन में फेजेस होते ही नहीं है, तो टॉर्क माने टॉर्क, तो उसमें तीनों फेज का टोटल लोगे। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, while calculating the torque we always make use of the total three phase power and not the per phase power। ये मेरी बात क्लियर हुई?
तो इतनी पावर भाई मैकेनिकल डोमेन में पहुंच गई PAG 1-s। लेकिन मैकेनिकल डोमेन में भी लॉसेस आते हैं, तो शाफ्ट पे कितनी पावर पहुंचेगी? दैट इज मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस। तो एक पॉइंट लिखना, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस occur in mechanical domain due to which the power going from electrical to mechanical domain is not equal to power output at the shaft of the machine, at the shaft of the machine। तो इसीलिए एक और टॉर्क बन जाएगा अपना शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क क्या होगा? शाफ्ट पावर बाय रोटर स्पीड, दैट इज शाफ्ट पावर बाय 1-s ओमेगा s। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखो, द टॉर्क रीचिंग द लोड एट द शाफ्ट ऑफ द मशीन इज नॉट द डेवलप्ड टॉर्क बट शाफ्ट टॉर्क। इसी को लोड टॉर्क भी कह सकते हो। ठीक है, इसी को लोड टॉर्क भी कह सकते हैं, दैट इज शाफ्ट टॉर्क। ठीक है ना, तो ये जान लो कि मोटर में जितना भी टॉर्क डेवलप होता है सारा का सारा लोड तक नहीं पहुंचता, उसमें फ्रिक्शन विंडेज लॉस हट करके ही लोड तक पहुंचता है। इसीलिए यहां लॉस टॉर्क की भी बात हो जाती है कि टॉर्क में कितना लॉस आ गया, दैट इज डेवलप्ड टॉर्क माइनस शाफ्ट टॉर्क, यानी ये हो जाता है P फ्रिक्शन प्लस विंडेज ओवर ओमेगा R, P फ्रिक्शन प्लस विंडेज ओवर 1-s ओमेगा s। ठीक है, तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस की वजह से टॉर्क में भी रिडक्शन आ जाता है, सारा का सारा टॉर्क लोड तक नहीं पहुंचता। तो इसमें लिख लेना, द टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस टॉर्क। ठीक है, तो इतनी चीजें देखो हमें समझ आती हैं रोटर की साइड पे कि रोटर में पावर जाती है स्टेटर से थ्रू एयर गैप, उसके बाद उस पावर में से इलेक्ट्रिकल पोर्शन होता है SPAG और मैकेनिकल पोर्शन होता है 1-s PAG। मैकेनिकल पावर से आने वाला टॉर्क या एयर गैप पावर से आने वाला टॉर्क कहलाता है डेवलप्ड टॉर्क। फिर इसमें से अगर फ्रिक्शन विंडेज लॉस हटा दो तो पावर आती है शाफ्ट पे, उस पावर से आने वाले टॉर्क को कहते हैं शाफ्ट टॉर्क, और दोनों के डिफरेंस को कहते हैं लॉस टॉर्क। ठीक है, और सर्किट के अंदर अगर एयर गैप पावर निकालनी है तो रोटर में रियल पावर निकालो, और रोटर की रियल पावर निकलती है सिंपली R2/s वाले रेजिस्टेंस की पावर से। R2/s की पावर निकाल लो, दैट इज योर एयर गैप पावर। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बट ये लेक्चर अभी हमारा कंटिन्यूड रहेगा अगले वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम आगे की बातें करेंगे, स्टेटर के सर्किट की मैं बात करूंगा, फिर कंप्लीट सर्किट की मैं बात करूंगा, और फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे सर्किट में लॉसेस कहां कहां पे कौन से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तब ये जो लॉसेस पावर्स की बात कर रहा हूं ये ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट ये जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है ये सभी मशीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा इंडक्शन मशीन में होता है। सर्किट के साथ पावर वाला कॉन्सेप्ट पैरेलली लर्न किया जाता है। ठीक है, तो अगला वीडियो देखने के बाद ही कुछ क्वेश्चंस को ट्राई आउट करना, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना कंपलसरी है। थैंक यू।